Dear student, today our topic is evaluation practices, which is the part of the unit first. And here we will discuss the different kinds of evaluation practices which we are used during the coursework of students during education. And firstly, we will discuss the four formative evaluation and the summative evaluation. ये जो evaluation है ये छोटे फॉर्मेट में क्वेश्चन में भी आ सकती है और बड़े में भी, अगर पूरा एक टोटल सारी इवैल्यूएशन प्रोसेसेस को डाल के एक क्वेश्चन बन सकता है बड़ा। पर इसकी ज़्यादा संभावना ये है कि ये 4 नंबर में जो एक आपका छोटा क्वेश्चन आता है उसमें ज़्यादा संभावना है कि अलग अलग इनको पूछा जा सकता है कंपैरिजन का। तो फर्स्टली वी विल डिस्कस द फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होती है। अब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और समेटिव इवैल्यूएशन जो हमने पीछे लेक्चर दिया था इवैल्यूएशन और असेसमेंट का, उस दौरान भी ये दोनों टर्म्स आई थी और अब भी ये दोनों इनमें डिफरेंस पूछा गया है। तो ये दोनों ही इवैल्यूएशन की एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है कि ये ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द कोर्स, जब कोर्स चलता है, जब बच्चे को पढ़ाया जाता है ड्यूरिंग द टीचिंग, तो ये उस समय इसको कंडक्ट किया जाता है इवैल्यूएशन को। इट इज द प्रोसेस यूज्ड बाय टीचर्स एंड स्टूडेंट्स टू गेट फीडबैक टू इम्प्रूव ऑनगोइंग टीचिंग एंड लर्निंग। इट इज नॉन ग्रेडेड टाइप ऑफ असेसमेंट, यानी कि इसमें कोई ग्रेड वगैरह नहीं दिया जाता कि किसी का A ग्रेड है किसी का B ग्रेड है। ये एक टीचर एक एनालाइज करता है क्लास के अंदर अपने स्टूडेंट्स को देख के कि कौन सही चल रहा है, कौन आगे है, कौन पीछे है, किस सब्जेक्ट में कोई बच्चा कमजोर तो नहीं है, कोई ज़्यादा। तो उस हिसाब से वो अपना क्या है, अपना एनालिसिस करके अपना उनका डायग्नोस्ट करता है, उनका जो है, क्योंकि उनमें जो भी सुधार की गुंजाइश होती है वो अपना टाइम टू टाइम वो करता रहता है। तो एक फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या है, ड्यूरिंग कोर्स वर्क के दौरान ये चलती है। और जो अगर हम समेटिव इवैल्यूएशन की बात करें, अब इसमें ये पहले के था कि इट कैन बी टेकन बाय वेरियस मेथड। वेरियस मेथड क्या हो सकते हैं, जैसे कि डेली कोई भी अगर टॉपिक करवाया है तो उसमें अगले दिन उसमें क्वेश्चन पूछ लिए गए, कोई यूनिट टेस्ट क्या है, सिंपल क्या है, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई सिंपल सा टेस्ट ले लिया, कोई क्लास में डिस्कशन करवा सकते हैं या किसी इंडिविजुअल बच्चे से पूछ सकते हैं। तो उसकी क्या परफॉर्मेंस टाइम टू टाइम टीचर के पास पहुंचती रहती है और उससे वो अपना इवैल्यूएशन करके अपनी स्टडी को क्या है, जो टीचिंग को क्या है, इम्प्रूव कर सकता है। और जो स्टूडेंट है, जब फीडबैक टीचर की तरफ से मिलेगा तो उससे उसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट होगी। ऑन द अदर साइड वी कैन डिस्कस द समेटिव इवैल्यूएशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट ऑफ ए कोर्स एट इट्स कंक्लूजन। तो ये बिल्कुल लास्ट में, जैसे कि जब पूरा एक कोर्स हो जाता है कंप्लीट, उस समय टीचर जो एक अपनी जजमेंट बनाता है किसी न किसी टेस्ट के थ्रू, कोई भी जो टेस्ट का क्राइटेरिया होता है, यानी कि इट इज द एंड ऑफ द कोर्स, जो बिल्कुल लास्ट में है। किसको एंड को कोर्स कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अब एक पूरी यूनिट हो सकती है, एक पूरे क्या है, एक पूरा पेपर हो सकता है। तो उसके हिसाब से जो भी स्टूडेंट की लर्निंग और उसकी स्किल की जो उसने एक्वायर की है, उसकी एकेडमिक अचीवमेंट जो भी है, उस चैप्टर के एंड में, उस चैप्टर की उस यूनिट के एंड में, उस पेपर के एंड में, तो जो एक फाइनल जो एक इवैल्यूएशन की जाती है, जो एक प्रक्रिया अपनाई जाती है कि टीचर के द्वारा कि उसका स्टूडेंट कैसा है, तो वो समेटिव इवैल्यूएशन के अंदर आता है। तो ये कह सकते हैं कि फॉर्मेटिव एक डेली अगर टीचर अपना क्लास में कर सकता है, और समेटिव बिल्कुल लास्ट में, जब कोई एक पूरा एक टारगेट कंप्लीट हो जाता है, उसमें समेटिव इवैल्यूएशन का रोल इम्पोर्टेंट रहता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे
prognostic and evaluation and diagnostic evaluation. These are the two evaluation we can discuss. In the prognostic evaluation, we can evaluate the prediction of the future and the career. अब जैसे कि टीचर क्या है कि एक ये वैसे तो डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन के बाद पहले आता है, पहले डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है, उसके बाद ये प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है। पहले हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कर लेते हैं। इट इज यूज्ड फॉर लर्निंग एंड टू डिटेक्ट प्रॉब्लम। अब ये डायग्नोस्टिक क्या होता है कि जैसे कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन अभी हमने किया है, तो उस दौरान जो भी टीचर को फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के दौरान जो भी टीचर को कमियां उनके अंदर मिलती हैं, स्टूडेंट के अंदर मिलती हैं, अपने टीचिंग मेथड में भी मिल सकते हैं उसको कमियां कुछ ना कुछ, तो उनको कमियों को दूर करने के लिए जो वो अपना सुधार करता है एक टीचिंग के अंदर, एक क्या है कि जो उसको प्रॉब्लम मिलती है उन प्रॉब्लम के अंदर, तो उनको दूर करने के लिए एक अपना जो मेथड, जो अपना एक स्ट्रेटजी जो अपनाता है, वो क्या है, एक डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर आती है। जैसे कि ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का एक पार्ट है, हम इसको कह सकते हैं कि अब इसमें वो एक स्ट्रेटजी कैसे अपनाता है कि उसको कोई भी टॉपिक किसी बच्चे को वो कंप्लीटली गेटअप हुआ है कि नहीं, उसमें वो दो तरीके अपना सकता है। एक तो ये फॉर्मल तरीका है जिसमें वो टेस्ट वगैरह ले सकता है, क्वेश्चन की सीरीज पूछ सकता है। एक दूसरा है इनफॉर्मल, जिसमें डिस्कशन और ऑब्जर्वेशन के द्वारा, यानी कि क्लास में एक जर्नल कोई भी टॉपिक है उस पर हम डिस्कस कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो उससे उसको टीचर को क्या है कि थोड़ा सा आइडिया हो जाता है भी यहाँ पे कुछ ना कुछ मेरी टीचिंग में कमी है, या स्टूडेंट यहाँ पे क्या है मेरे को गेटअप नहीं कर पा रहे, तो वो अपना क्या है उसमें इम्प्रूवमेंट करने की उसको कोशिश करता है। तो डायग्नोस्टिक हम इसको कह सकते हैं कि जैसे कि जिसमें सुधार किया जा सके, ऐसी इवैल्यूएशन जिसमें सुधार की गुंजाइश हो। प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होती है, जैसे कि एक टीचर को जब पूरा एक फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन भी कर लेता है और समेटिव इवैल्यूएशन भी कर सकता है, और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बाद प्रोग्नोस्टिक आते हैं कि जैसे इसमें क्या एस्टिमेशन एंड द प्रेडिक्शन ऑफ द फ्यूचर कैरियर। जैसे कि वो एक हम कह देते हैं भी ये बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है और ये बन सकता है, इसका बड़ा इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, किसी बच्चे का साइंस में इंटरेस्ट है, तो आपको तो टीचर बता सकता है भी आपको क्या है नॉन मेडिकल लेनी चाहिए, आपको आगे क्या है मेडिकल लेनी चाहिए, आप क्या है आगे इस फील्ड में आप अच्छा नाम कमा सकते हैं। तो ये प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या है कि टोटल ओवरऑल जब टीचर एक किसी स्टूडेंट को जज करता है, उसके बाद जो प्रेडिक्शन वो निकालता है फ्यूचर के बारे में, उसके लिए ये एक फ्यूचर की सक्सेस के लिए एक जो उसका एक एनालिसिस होता है, वो एक प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है। वो एक टीचर को पता होता है क्योंकि वो पढ़ाता है, उसको पता होता है कि उस बच्चे की क्या उसकी कमियां हैं, किस सब्जेक्ट में वो अच्छा है, क्या वो आगे कर सकता है, और उसकी किस तरह से उसकी कैपेबिलिटी है, कि उसकी क्या उसकी कैपेसिटी है, किस तरीके से वो कार्य करता है। तो वो उस तरीके से वो अपना क्या है प्रेडिक्शन करके, एस्टिमेशन करके उसके फ्यूचर के कैरियर के बारे में इवेलुएट करता है। तो वो हमारी प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर आता है। अब जो हमारे लास्ट के जो हमारे बचे हैं ये हैं हमारे नॉर्म रेफरेंस टेस्ट एंड द क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। अब इसमें जो है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट क्या है कि इट इज कंपैरेटिव इन नेचर। अब नॉर्म रेफरेंस टेस्ट क्या है कि जैसे कि एक पूरा एक लास्ट में जो एक टेस्ट लेते हैं पूरा कोर्स वर्क कंप्लीट होने के बाद, उसको ये नॉर्म रेफरेंस टेस्ट के अंदर आता है। तो हम पढ़ लेते हैं पहले इसके। इट इज कंपैरेटिव इन नेचर, इट इज कंपेयर्ड विद अदर स्टूडेंट्स। अब जैसे कि किसी स्टूडेंट के नंबर आए, कोई क्लास टेस्ट होता है, जैसे हम ईयरली टेस्ट से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। ईयरली टेस्ट में क्या होता है कि उसके ग्रेड आते हैं बच्चे के, ए ग्रेड, बी ग्रेड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कोई कहीं पे। तो ये क्या है एक स्टूडेंट का कंपैरिजन, तो कंपैरिजन किया जाता है दूसरे स्टूडेंट से।
और क्राइटेरिया प्रेफरेंस टेस्ट क्या है कि इंडिविजुअल है ये, तो ये इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है, यानी कि एक यूनिक बच्चे का, जैसे कि टीचर क्लास में एक पर्टिकुलर बच्चे को टारगेट करके उस पर जो टेस्ट करता है, उसको डायग्नोज, उसको एनालाइज करता है कि उसके अंदर क्या कमियां हैं, क्या उसके अंदर अच्छाई हैं, ठीक है। तो आगे जो है इट इज डिस्क्रिमिनेटिंग इन नेचर। अब ये डिस्क्रिमिनेटिंग नेचर कैसे है कि जैसे किसी बच्चे के नंबर कम होते हैं, किसी के ज्यादा आ सकते हैं, तो उसको पेरेंट्स कहते हैं कि हाँ देखो हमारे बच्चे के नंबर ज्यादा आए हैं, आपके कम आए हैं, तो उससे क्या है बच्चा क्या है बड़ा एक उसका जो मोरल है वो डाउन हो जाता है। तो ये डिस्क्रिमिनेटिंग इन नेचर है। पर ये नॉन डिस्क्रिमिनेटिंग कैसे है कि इसमें कोई ऐसा मोरल, क्योंकि इंडिविजुअल टेस्ट होता है कि उस बच्चे के कितने नंबर, जैसे क्लास में 10 में से 10 क्वेश्चन दे दिए क्लास में एक टॉपिक के, तो उसमें से बच्चे ने 9 क्वेश्चन कर लिए, तो 9 में से टीचर उसको कहता नहीं आपके 10 भी ठीक होंगे, उसमें क्या है बूस्ट मिलता है। तो ये नॉन डिस्क्रिमिनेटिंग है, उसी के नंबर आएंगे जितने भी आएंगे उसमें। तो ये एक ये एट द एंड ऑफ द कोर्स वर्क होता है और ये ड्यूरिंग द कोर्स वर्क। तो इट स्टूडेंट्स आर कंपेयर्ड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, और इसको जो कंपैरिजन किया जा सकता है स्टूडेंट का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, क्लास लेवल पे, स्टेट लेवल पे। पर ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ क्या है एक स्टूडेंट के बारे में, उसकी एबिलिटी और अनएबिलिटी को मेजर करता है एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के बारे में। इट इज हेल्पफुल इन रेमेडियल टीचिंग। अब एक लास्ट में जो एक बच्चे की जो कमियां हैं, अगर टीचर को लगता है भाई जब जैसे नंबर उसके कम आए, 10 में से 8 नंबर आए, 7 आए, किसी टॉपिक में उसकी कमी है, तो वो बता सकता है कि आपके पूरे 10 बटा 10 भी आ सकते हैं, आप ये अपनी कमियों को इम्प्रूव कीजिए। पर इसमें नहीं, क्योंकि अगर इसमें तो यह क्योंकि एट द एंड ऑफ द सिलेबस होता है और ये बिल्कुल बीच में होता है, तो इसमें सुधार की गुंजाइश हो सकती है। अब इस जो ये वाला है इसमें इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनहेल्दी कॉम्पिटिशन। अनहेल्दी कंपटीशन कैसे कि जब बच्चे के नंबर कम आएंगे, उसको कहेंगे कि तेरे नंबर कम आए हैं, हमारे वाले के ज्यादा आए हैं, या उस बच्चे के बड़े ज्यादा आए हैं, तो उसके अंदर क्या है कि आगे वो अनहेल्दी कंपटीशन की तरफ चलेगा भी, जिससे क्या है कि वो या तो उसका मोरल बूस्ट भी हो सकता है, वो आगे बढ़ भी सकता है। तो एक अनहेल्दी कंपटीशन इसके अंदर ज्यादा बढ़ता है। पर इसमें क्या ये इंस्पायरेबल और मोटिवेटिंग है। ये जैसे कि बच्चे के नंबर कम आए हैं तो टीचर मोटिवेट कर सकता है उसको टाइम टू टाइम। तो ये एक ब्रॉड कंसेप्ट है, ये एक लिमिटेड कंसेप्ट है। ये सारे के सारे जितने भी हमने किए हैं इसमें एक हर एक के तो ये डिफरेंस आपसे पूछे जा सकते हैं और एक ओवरऑल एक क्वेश्चन भी इसका बन सकता है। तो आज हम इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं। ओके।